स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा में आज दोपहर 2 बजे पेश होगा बजट। गिर नेशनल पार्क से सफारी करके लौटे प्रधानमंत्री मोदी अब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में होंगे शामिल। ऑस्कर्स में अनोरा फिल्म के लिए माइकी मैडिसन को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में आज होगी 3 याचिकाओं पर अगली सुनवाई। एयर डिफेंस मिसाइल की खरीद के लिए यूक्रेन को $2 बिलियन की फंडिंग करेगा ब्रिटेन। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां की सादात थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार किशोर की मौत हो गई। हादसे में बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा सड़क किनारे खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ के साथ ही एक गाड़ी में आग भी लगा दी गई। बवाल की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और हालत को काबू में किया गया। खबर गाजीपुर की बताई जा रही है, जहां एक ट्रक और एक बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। इस बीच बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बता दें कि इस हादसे के बाद सड़क पूरी तरह से जाम हो गया। लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। लोग काफी आक्रोशित नजर आए। एनटीपीसी कैरेडारे कोयला खनन परियोजना ने 67वें वार्षिक खदान सुरक्षा सप्ताह के तहत डंपर टिप्पर श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा कार्यक्रम के भव्य समापन समारोह में की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उज्जवल ताहा, मुख्य खान निरीक्षक एवं डीजीएमएस के महानिदेशक उपस्थित थे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र से, जहां 2 सहेलियों के बीच प्रेम कहानी की घटना सामने आई है। 2 सहेलियां 4 साल से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में रह रही थी, जिनमें एक लड़की तो दूसरे लड़के के स्टाइल में रहती थी। इनमें से एक लड़की का शहर के जीटी रोड स्थित एक होटल में रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम चल रहा था, जहां दूसरी सहेली ने स्टेज पर आकर हंगामा खड़ा कर दिया और कार्यक्रम रुकवा दिया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और लड़के ने शादी करने से इनकार करते हुए रिंग सेरेमनी तोड़ दी। ये अजीबोगरीब मामला अलीगढ़ से सामने आ रहा है, जहां 2 सहेलियां आपस में संबंध में थी, यानी रिलेशन में थी 4 साल से, और इस बात की भनक परिवार में से किसी को नहीं थी और परिवार वालों ने एक लड़की की शादी किसी लड़के से तय कर दी। और इस बात से गुस्साई दूसरी लड़की ने रिंग सेरेमनी में पहुंचकर स्टेज पर तोड़फोड़ कर दी, जिससे पूरे समारोह में हंगामा हो गया। जिसके बाद लड़के ने रिंग सेरेमनी तोड़ दी। सगाई हो गई, क्या बहाना ऐसा आया तो क्या हुआ? अब शादी होगी नहीं होगी? शादी वादी तो कुछ नहीं। अब प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, मतलब कुल मिला के बात ये है। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ है? घटना वटना कुछ कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। लड़की वालों की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत थी और बस हो गया। अब वो तो नहीं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मगर हाँ ऐसा है कि वो कुछ दिक्कत होगी कुछ आपस में, कोई उनका या रंजिश हो या कुछ और हो, वो उनको पता होगा। अच्छा, स्टेज पे जब पहुंचे तो वहाँ जो है नहीं लड़की आती है और उसके द्वारा जो है उसके साथ
क्या हुआ उसमें? अब उसने मारपीट कर दी थी लड़की के साथ, मतलब हाँ कपड़े मतलब बाल बाल पकड़ के खींच दिए थे उसने। अब शादी हो रही है? नहीं अच्छा, क्या क्या सारी बात आपकी जानकारी थी कि लड़कियां पहले से जाना जो है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। रिलेशन में रह रही नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं मेरे को। नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा। कुछ नहीं मालूम। नहीं अब शादी हो रही है? जी नहीं, अभी फिलहाल में कुछ नहीं। क्या नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली, किस तरह का यहाँ पर मामला हुआ है? बीना नाम है मेरा, गांव नगलिया टक्कर से हूँ मैं। हम्म, मामला यही है कि हम रिलेशनशिप में है 4 साल से, और 2018-17 में मैं इससे कोचिंग में मिली। कोचिंग में ही मेरी इससे दोस्ती हुई। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि इसने मेरे से डिमांड करी कि प्रियंका ने कि मेरे को रिलेशन में रहना है। तो मैंने इससे मना करी, मैंने कि ये चीज़ समाज में अलाउ ना है, हम ऐसा कोई काम ना करेंगे। लेकिन ये बोली ना, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन रहना तुम्हारे संग ही है। तो मैंने ये समझाई, मैंने ये काम बिल्कुल हम ना करेंगे, हम दोस्त हैं, दोस्ती बन के रहेंगे। लेकिन ये ना मानी। 2021 में मेरी बहन की शादी हुई। उस टाइम पे इसने मेरे से रिलेशन में आ गई है मेरे। उसके बाद 4 साल बीत गए हमें रहते रहते। तब टाइम बीत गया तो मैंने इससे बोली कि भाई अब मेरे घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, तू बता तेरी क्या राय है। ये बोली मैं शादी ना होने दूंगी तुम्हारी। मैंने की शादी ना होने देगी तो ये चीज बहुत आगे बढ़ जाऊंगी। बोली कोई बात ना, मोर कोई चिंता ना है। लेकिन मेरे घर वाले शादी तय करी आए। गोद भर गई, मैं इसे बताती रही आज ये काम हुआ है, ये वो काम हुआ है। ये बोली मैं तुम्हारी शादी ना होने दूँ। मेरी 22 अप्रैल की शादी है, जो आएगी अप्रैल अब। तो मैंने की मेरी 22 अप्रैल की शादी है। बोली इसने अपने घर में अपनी मम्मी की साइड से फंदा लगा के बैठ गई। वीडियो कॉल चल रही, बोली मैं फांसी लगा लूंगी अगर तुमने शादी करी, अगर शादी अपनी कैंसिल ना करी तो। मैंने इसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मैं शादी तोड़ दूंगी। मैं अपने घर में बहुत लड़िया चीजें लेके, मैंने कहा, मम्मी मेरी शादी मत करो, शादी मत करो। मेरे घर वाले ने मुझसे रीजन पूछो कि तू क्यों ना करेगी, लेकिन मैंने रीजन ना बताया कि मेरे पास ये प्रेशर है, इस बात का प्रेशर है। मैं चुप रह आई अपने घर में, लेकिन मैंने शादी तुड़वा दी अपनी। लड़के झगड़ के अपने घर वालों से, मेरे घर वालों से सबसे लड़ाई हुई, लेकिन मैंने इसका नाम ना आन दो बीच में, क्योंकि ये बदनाम है जाती। आज इसकी इंगेजमेंट थी तो मैंने इससे बोली जब तैने मेरी तुड़वा दी तो तू ये क्यों कर रही है, जब तू मेरे साथ रहना चाह रही है, मेरे से शादी करना चाह रही है। इसने सारी डिमांड करी, मैंने सब मान ली, अब तू मेरी बात मान, ये सब चीज रोक दे, हम साथ में रह लेंगे। ये बोली ना कि ठीक है मैं रोक दूंगी, तुम मेरे संग चलो 2 तारीख को वहां पे कुछ ऐसा करियो जो जाते ही सब चीज बिगड़ जाए। मैंने कि मैं ऐसा ना करूं, तेरे मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो है वो ठीक है, अब छोड़ दें ये सब चीज। मैं अपने घर वाले तो कह दूंगी मेरा दोबारा रिश्ता कर देंगे कहीं। आज क्या हुआ? आज इतना ये हुआ कि इसने मेरे से बदतमीजी करी, तो मेरे को ये चीज सहन ना ही। मैं इससे बोली, मैंने कहा मैं तेरी शादी होने ना लाऊंगी जब तैने मेरी ना होने दी। तो मैं आई स्टेज पे, मैंने इससे बोली, मैंने प्रियंका तू ऐसा मत कर जैसे मेरा मेरा कैंसिल करवाया तो अपना भी करवा। तो इसके भैया ने, इसके पापा ने, इसके चाचा के लड़का ने और इसके एक अंकल है, उन्होंने मेरे पे बहुत थप्पड़ बजाए, मेरे गालों पे, यहाँ पर मेरे को खचेड़ते हुए, धक्का मारते हुए बाहर ले गए। आपने बुलाई थी पुलिस वालों? मैंने तो ना बुलाई, लेकिन किसने बुलाई है मेरे को ना पता। पुलिस आ गई तो आपके साथ मारपीट करी है उन लोगों ने, तो आप क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहूंगी ये लड़की सच बोल दे एक बार कि हाँ हम आते रिलेशनशिप में सब चीज रहते, बाकी ये खत्म करना चाहिए। तो मैं यहाँ से चुप चली जाऊंगी बस, पर ये सच बोले। ये लड़की बहुत झूठ बोल चुकी है। ये लड़की कहाँ की है? अभी मैंने इसे सारा सामान दिया लौटा के, इसने सारा ये आ रहे इसके भैया पापा, इन्होंने मेरे पे हाथ छोड़ो। आप लोगों की जो बातचीत चलती थी तो उसका कोई रिकॉर्ड भी है आपके पास में? रिकॉर्ड सारे मैसेज हम बात करके तुरंत डिलीट मार देवे। और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आज काफी बड़ा दिन है। आज प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगे। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद दोपहर 12:30 पर डिजिटल माध्यम से टैबलेट के जरिए बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछले साल 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। आपको बता दें कि इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्योगों के लिए बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का अनुमोदन किया गया। साथ ही कई अन्य फैसले भी इस बैठक में लिए गए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेगी। बजट के पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की 24वीं बैठक विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में रखी गई। आज मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज की बैठक में वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति 2024-25 की भांति ही होगी। वित्तीय वर्ष 25-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकान संचालित करने का निर्णय भी यथावत रखा गया है। देसी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा और विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5% के दर से लगने वाला अतिरिक्त शुल्क समाप्त करने का निर्णय आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक परिसर बेदखली संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। चूँकि वर्तमान में PFIC द्वारा 100 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं। बड़ी IT परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लीकेशन होता है। इस कारण सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। राज्य में 1 नवंबर 2024 से औद्योगिक नीति 2024-30 प्रभावशील है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया द आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक MOU के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया। ये वो निर्णय है जो आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कार्यक्रम में लड़कों के एक समूह द्वारा उनकी बेटी और उसकी कुछ सहेलियों को परेशान किए जाने के संबंध में रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।
शुक्रवार रात कोथली गांव में सत मुक्ताई यात्रा के दौरान ये घटना हुई, जिसके संबंध में मुक्ताई नगर थाने में रक्षा खड़से की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। मुक्ताई नगर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी में 7 लोग नामजद हैं, जिनमें से सोहम माली नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। पोलीस स्टेशनला मंत्री म्हणून नाही तर आई म्हणून मी आलेली आहे, कारण की परवा माझी मुलगी आणि तिच्या सोबतच्या मैत्रिणी जे मुक्ताईनगरला कोथळीला आपल्या मुक्ताबाईची यात्रा असते, दरवर्षी यात्रा असते आणि साहजिक मुली पण यात्रेमध्ये फिरायला जात असतात. तर संध्याकाळी मी गुजरातला होती, तिचा मला फोन आला की मम्मी मला जायचं. तर तिला म्हटलं तू घरचा जो गार्ड आहे त्याला सोबत घेऊन जा आणि सोबत माझा ड्रायव्हर असेल किंवा ऑफिसमध्ये काम करणारे 2-3 मुलं मी तिच्या सोबत पाठवले. कोणी भोई नावाच्या मुलाने त्या मुली म्हणजे तिथे ते पाळण्यात बसायला गेला, तर यांच्या मागे मागे ते फिरू लागले. आमच्या गार्डनी त्याला म्हणजे त्याचा मोबाईल घेतला, त्यांनी सगळं शूट केलं. जेव्हा पाळण्यात बसल्यानंतर जबरदस्तीमध्ये पाळण्यामध्ये साईडच्या पाळण्यामध्ये जाऊन बसले, आमच्या लोकांना उतरून जाऊन बसले. ते परत आमच्या लोकांनी त्यांना उतरवलं, दुसऱ्या पाळण्यामध्ये पण त्यांनी तसंच केलं. ठीक आहे, मग आता बसल्यानंतर व्हिडिओ त्यांनी सगळ्यांशी म्हणजे व्हिडिओ वगैरे काढले. नंतर जो माझा गार्ड गेलेला होता त्याला थोडी शंका आली, त्याने त्याचा मोबाईल घेतला की याने नेमकं व्हिडिओ काढला की काय केलं बघायला. तर त्या गार्ड सोबत पण यांनी सगळ्यांनी दादागिरी केली, त्याची कॉलर पकडली, त्याला धक्काबुक्की केली आणि जवळपास 30-40 मुलांचा माहोल तिथे जमा झाला. आणि हे 2-3 लोक असल्यामुळे काही बोलू शकले नाही. त्या मुली पण तिथून घाबरून गेल्या. निघताना त्या मुलांनी ह्या मुलींना धक्काबुक्की केली. घडलेला प्रकार हा अत्यंत दुर्दैवी आहे. या ठिकाणी ज्यांनी छेडखानी केली आहे ते निव्वळ टवाळखोर नाही तर ते गुंड आहेत. त्यांच्या विरुद्ध आधीसुद्धा काही गुन्हे दाखल आहे. ह्या मुली ज्यावेळेस यात्रेमध्ये होत्या त्यावेळेस एक पोलीस तिथे हजर होता. त्या पोलिसांनी त्या गुंडांना अडवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु या गुंडांनी पोलिसांनाच मारहाण केली, त्याला शिवीगाळ केली. त्या पोलिसांनी 353 त्यांच्यावर दाखलही केलेला आहे. पण हा एक प्रश्न निव्वळ माझ्या घरामध्ये घडला असा नाही आहे. हा एक सामाजिक प्रश्न आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये अशा स्वरूपाच्या अनेक घटना घडत आहे. अनेक घटनांची नोंद होत नाही किंवा महिला या ठिकाणी तक्रार करायला पुढे येत नाही आणि तक्रार न झाल्यामुळे असे प्रकरण उघडकीस येत नाही. या ठिकाणी हा जो प्रकार घडला या संदर्भामध्ये रक्षाताईंची मुलगी ही स्वतः तक्रार करायला पुढे आली, हे फार मोठं आहे. नाहीतर मुली सहसा तक्रार करायला पुढे येत नाही. मुक्ताईनगर पोलीस स्टेशन हद्दीमधील कोथळी या गावी यात्रेच्या दरम्यान पाळण्यामध्ये बसण्याच्या दरम्यान काही मुली त्या ठिकाणी गेलेल्या होत्या. तर त्या मुलींचा पाठलाग करून इथलीच अनिकेत भुई, पियुष मोरे, सोहम कोळी, अनुज पाटील आणि किरण माळी आणि सचिन पालवे अशांनी त्या मुलींचा पाठलाग केलेला आहे. आणि पाठलाग करून पाळण्यामध्ये बसलेले असताना त्यांना त्यातल्या एका मुलीला त्याने धक्का पण दिलेला आहे. हा प्रकार दाखल झालेला आहे आणि मोबाईलमध्ये व्हिडिओ कॉल केलेला होता असं त्यातील एका पीडित मुलीचं म्हणणं आहे. त्या अनुषंगाने आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे. हे जे आरोपी आहेत या आरोपींच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे मुक्ताईनगर पोलीस ठाण्यामध्ये, जो विनयभंगाच्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल केलेला आहे. पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे. यातील आरोपींना अद्याप अटक नाही झालेली, त्या आरोपींना तात्काळ आपण अरेस्ट करत आहोत. और इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां बड़ा हादसा होते होते टला। रायपुर में एक बड़ा हादसा होने से टला। तेज रफ्तार स्कूल बस पेड़ से जा टकराई। हादसे के समय बस में कोई बच्चा सवार नहीं था। छात्र छात्राओं को बस लेने जा रही थी स्कूल, और कंडक्टर और ड्राइवर भी बस में मौजूद थे। किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं है। और बुलेटिन के अंत में अब बात स्पोर्ट्स की खबरों की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के कल खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 37 गेंद शेष रहते 44 रनों से हरा दिया।
चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच खेल रहे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया और 42 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से होगा। The way India played today, it looks almost invincible, isn't it? Absolutely. Hats off to the entire cricket team, especially Rohit, the way he's captaining. And Varun, well done. It's not just a T20 player. He's proved that yet again that he's born for greatness. I'm very confident the way the team is playing and the wicket is behaving. I think India is in a great advantage, and Dubai is literally the second home of Indians. So I'm sure India will do extremely well in this tournament and we will win the championship. Semi-final and finals now. India is going to meet Australia. Doesn't matter. And yeah, so doesn't matter. Doesn't matter. Just Australia is without their mainstay The bowlers. Indian team loves to play against the low team. So the Australians are always, they say they are very good, but they're not good enough India. Good enough, and they don't have the frontline bowlers also. It doesn't matter. Even if they have the frontline bowlers, we still defeated India in 2007 World Cup, 2011 World Cup, whenever we played, and even now they are defeating Australians. So we are very confident the way team is doing. Team will do extremely well in the finals and semi-finals. Also, Varun Chakravarti. I mean, talking about Varun, what a player and mystery bowler. First 2 matches he could not get the opportunity. Now this time it's like when the parents should study as well. He's an engineer as well, so he's got a lot of brains as well. Even when you look at Chahal, when you are very well educated, you have so many opportunities, so many different patterns. I think that's what Varun is doing. He's so patient, and I respect the fact that he's given up that and he's doing such a great service for the Indian cricket team, and he will just keep on growing. And the way Indian team is performing, sky is not the limit. In the semi-finals against Australia, which are the players that India should look forward to? And I have a strong feeling. I think Shami is going to be a man of the match, and Rohit Sharma will kill it. All right, guys. Varun Chakravarti with us. I'll do one question at a time. Yes, sir. When did you come to know that? When did you come to know that you have been included in the 11? Today or yesterday? I got to know yesterday. Yesterday. Yeah. Was there any pressure because 5 spinners or 4 spinners will be playing? Was there any pressure on you? Not much, because the senior spinner Kuldeep is also playing, Jaddu is also playing, so I'm as in not much pressure because they are also there, and of course being a all spin attack is also in certain ways gives a lot of pressure, because you need to because there are no much fast bowling options, so you need to hit the money. Varun, you have interacted a lot with Ravichandran Ashwin. Just before the game, he had predicted that you would play in this game. On that. And Rohit Sharma the other day, he said that even during the nets, you don't bowl too many mystery balls, even to your teammates. Your thoughts on that? For the first question, yes, I've spoken to him during our TNPL times. I play for his team. I do have some conversations with him at those times, and yeah, he's been a well-wisher for me. And the second question, the thing that I don't bowl is not right, because I do bowl all my variations, but it's in T20 I build my over differently. The way of sequencing different balls is different, and in ODI it is different. So that's why they don't feel that I don't bowl all the variations, but I do bowl all the variations. Yeah. Varun, how heartening and satisfying was it to get this 5-wicket haul at this very venue? This is a place where you had not so great memories 4 years ago. So to come back here, also, how was it feeling when you dropped that catch? Did that unsettle you, or? And how happy you to make a strong comeback with this fine performance today? Yeah, of course, in 2021 we didn't have I didn't have a great tournament here, but I though felt that I did bowl decently, but the results were not our way. But it looks good right now, and Team India is doing well, and the combinations have set very well, so feels good. And what was the other question? You also did. Yeah, it was in the free hit. Sorry, it was not a catch. It was a free hit. Yeah. Yeah, of course, the first spell of mine, I was little nervous because the previous things, the emotions and all were playing. Whatever happened in the last 3 years before in this ground were
little bit it was playing with me, and I was trying to keep it down and control it. And yeah, Virat bhai, Rohit bhai, and even Hardik, they were telling calm down, calm down. They were coming and talking to me. That really helped. Varun, going back to that catch thing that he mentioned, it was sort of a half chance to be fair, but did by any chance played that on your mind, given that it was Kane Williamson and he was looking well set? Did by any chance that drop chance played on your mind, and when you came to bowl for your second spell? Sir, as I mentioned, it was it was in a free hit, so it was not a catch. Even if I had caught it, it was not a catch. But the fact is that I ended up pushing it to the boundary with my leg. That was bad on my part. Yeah. Otherwise, I could have done it better. Varun, well bowled today. For a mystery spinner like yourself, who has been so tuned and accustomed to playing the shorter format, the 4-over format, how do you go about planning a longer spell, say a 10-over spell? How do you kind of decide, when do you decide which mystery ball to reveal when? Like, when do you get that sense? And how much did playing list A cricket for Tamil Nadu just before this help you get into that 10-over rhythm and groove? Yeah, good question, because T20, as I had mentioned before, my sequencing of balls, as in how I construct an over, is totally different compared to the 50-over format, and that I was able to figure out when I played the last 2 years in Vijay Hazare, and it really helped me to understand when I can bowl my incoming delivery or outgoing delivery or the straighter one or the top spin, whatever it is. But that gave me a sense of awareness of when to bowl. It is completely different from what I do in the T20. So yeah, that it took me a lot of playing. Yeah. Varun, very well bowled. Did you actually manage to express yourself fully and bowl all your array of deliveries? Because was there also a luck factor today? I think one was a not out actually. One was a played on. One was actually a tail ender shot. So just wanted to say, did you manage to express yourself and bowl all your variations? Yeah, but I think I can do it better, but I would definitely not term it as luck. But it was definitely planned out. I planned out all the deliveries, and if it happens, it happens. In cricket, anything can happen, and can't term it as luck. Yeah, that was the variation which I was working on for a long time. Yeah. Varun, was there a lot of help for you from the wicket? And if there is, how do you ensure that you don't overuse your variations and stick to the conditions and bowl? How do you plan that thing? So it was not a rank turner as such, which people were projecting it to be, but definitely it was holding on a bit and it was deviating a little bit just to create that doubt. So basically you had to play around it, and I would say I would dedicate my 5 wickets to the other bowlers also. The way they bowled on the other side helped me pick wickets in this side. Yeah. Varun, in T20s there is more chances of batsmen taking more risk, but in ODI they can come out prepared to play out. So in these circumstances, how do you go about your when you spoke about sequencing and delivery? So is there more space for you to remain patient on this bowling in 50 overs? Yeah, exactly as you mentioned. It is the patience game. You just need to wait it out and make. In such slow wickets, you don't get as in a quick. The ball doesn't turn fast; it turns slow. So you need to wait it out, and it just happens. If it's your day, it happens to you. Yeah. Varun, now you are going to play Australia in the semi-finals, but if given a chance, would you prefer to play Australia or South Africa in semi-finals? Because South Africa are known as chokers and it is easy to beat them in big matches. So nothing like that, and South Africa is a very good team. They are also on top of their game right now, and Australia is also a very good team. You can't. These teams have qualified for the semis, so we can't take anyone easy. So any team that comes, we have to give our best. Yeah, Varun, from being dubbed as a T20 bowler, everything changed after your performance against England in the five-match series, 14 wickets. Would you say that was a real clincher for the selectors to give you recognition because you replaced the batsman in the squad?
I think so, yeah, because my T20 series went well. Probably they thought that the pitches in Dubai might be slower, and I might be of some use for the team, and that was the thinking behind it, and yeah, it has worked this match. Yeah. Varun, very well bowled. You've had a bit of an unconventional route to get to where you are from the Indian landscape. When you were a child growing up, did you dream of days like this? Tournament, 5 wickets, making a mockery of big batsmen? So I started cricket very late, pretty late. When I was 26, I started cricket. So before that, my dreams were all building, being an architect and making movies. So I've had different career paths. So it has been different. After 26 is what I started dreaming about cricket, and all those things are happening. So yeah, it's been good right now. Varun, congratulations on your performance. You've been talking about your variations, how you set up differently and ODIs. How many variations you possess approximately? Sir, basically the ball goes inside, outside, and goes straight. So you can keep it that way, but there are minute changes that you can do with that also. Yeah. That minute changes depends on the pitch, sir, totally. And as I told you, the one going away, one coming in, and one that goes straight. So you can have some certain variations with that. It depends on the batsman, and depends on the time of when you bowl, as in how the ball is. If it's very old, you can try certain variations. Yeah, all those things. अगली स्पोर्ट्स की खबर रणजी ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। इस सत्र में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाली विदर्भ की टीम ने अपने घरेलू मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले के 5वें और अंतिम दिन केरल को पहली पारी की बढ़त के आधार पर हराकर तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया। ड्रॉ रहे मुकाबले में विदर्भ ने 379 रन बनाने के बाद केरल को 342 रनों पर समेटकर पहली पारी में 37 रन की बढ़त ली थी, जो निर्णायक साबित हुई। विदर्भ की टीम पिछले रणजी सत्र में उपविजेता रही थी। दूसरे वरीय भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने प्राग मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। वो अन्य भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम के साथ शीर्ष पर पहुंच गए हैं। 4 दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के 3-3 अंक हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी बाम्बरी ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्साई पॉपिरिन के साथ मिलकर अपना पहला 500 ATP युगल खिताब जीत लिया है। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में फिनलैंड के हैरी हेलिओवरव और ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी पैटन को 51 मिनट के संघर्ष से सुपर टाई ब्रेक में 3-6, 7-6 और 10-8 से हराया। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।